जैसे कि आप जानते हैं कि कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए। हम बहुत सालों से कलम का ये आयोजन कर रहे हैं और सिवा जयपुर में ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, we are almost in 60 cities across the globe. So प्रभा खेतान फाउंडेशन का यही एंडेवर है कि वो भाषा को लेकर, आर्ट को लेकर, कल्चर को लेकर टाइम पर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे करें। और जो ये फाउंडेशन है प्रभा खेतान फाउंडेशन, इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है और वहाँ से ही ये सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज और कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। एंड एज फार एज जयपुर इज़ कंसर्न, जयपुर में कलम की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे अभी तक हम लोगों ने इवेंट्स कर लिए हैं। आईटीसी राजपुताना कलम का हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है और ये वी केयर और एहसास विमेन ऑफ जयपुर के सहयोग से आयोजित किया जाता है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी हैव विद अस ऑथर दिव्य प्रकाश दुबे जी। दिव्य अभी बिल्कुल बॉम्बे की फ्लाइट से आए हैं और विदाउट गोइंग टू द रूम ये सीधा हमारे पास आ गए। और जयपुर की ही बेटी यहाँ पर बैठी है, रमा पांडे जी को कौन नहीं जानता जयपुर की। ये इतनी पॉपुलर लेडी है, पॉपुलर महिला है और देश विदेश में रमा जी ने अपना नाम जो किया है, जो जयपुर का नाम किया है, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच, डीप ग्रैटिट्यूड टू यू। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने 7 बेस्ट सेलर किताबें शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्न बतूती, आको बाको और यार पापा लिखी हैं। स्टोरी बाजी नाम से कहानियां आप सुनाते हैं। दिव्य प्रकाश जी की आवाज़ दुनिया का एक जाना माना पहचाना नाम बन चुका है। ऑडिबल के लिए पिया मिलन चौक, दिल लोकल और दो दुनी प्यार जैसे मशहूर शो प्रस्तुत कर चुके हैं आप। 10 साल कॉर्पोरेट दुनिया में मार्केटिंग तथा एक लीडिंग चैनल में कंटेंट एडिटर के रूप में कुछ साल तो माथापच्ची करने के बाद अब वे यहाँ पर फुल टाइम लेखक के रूप में हैं। मुंबई में रहते हैं आप। मणिरत्नम जी की फिल्म पोनियन सेल्वन के दोनों भागों के साथ ही इम्तियाज़ अली जी द्वारा बनाई गई वेब सीरीज डॉक्टर अरोरा के डायलॉग भी आप लिख चुके हैं। कई नए लेखकों के साथ राइटर्स रूम के अंतर्गत फिल्म, वेब सीरीज और ऑडियो शो विकसित करते रहते हैं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और अगर आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस घंटों सुनते ही रहें। सो दैट इज दिव्य प्रकाश दुबे फॉर अस। थैंक यू सो मच दिव्य जी। टेलीविजन, दूरदर्शन और बीबीसी लंदन की एक जानी मानी कलाकार, चर्चित फिल्म निर्देशिका और सशक्त लेखिका है रमा पांडे जी। 1982 में आपका चयन बीबीसी लंदन के लिए हुआ। 7 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सफल कार्य करने के बाद रमा जी स्वदेश लौटी और तब से आज तक फिल्म और टेलीविजन के लिए प्रोडक्शन व निर्देशन का कार्य कर रही हैं। निर्देशन के लिए इनकी प्रोडक्शन कंपनी मोन्टास फिल्म्स को राजा राम मोहन राय व कलाश्री अवार्ड मिल चुके हैं। काव्य संग्रह सुनो कहानी बेहद लोकप्रिय। इसका अनुवाद जर्मन और रोमानियन भाषा में हो चुका है। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक फ्रांस काफ्का के उपन्यास द ट्रायल और उसके जीवन पर आधारित नाटक गिरफ्तारी, जिसके नाटकीय मंचनों ने धूम मचा दी है, के लिए भी आपने काम किया। 6ठी पुस्तक लल्लन मिस और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है महानगर वियना, जो पीटर रसोई के उपन्यास वियना मेट्रोपोलिस का भावानुवाद है। रमा जी भारत की इकलौती ऐसी लेखिका है जो निर्देशिका, प्रस्तुतकर्ता है, जो रंगमंच, साहित्य और फिल्म जगत में अपने द्वारा लिखी हुई रचनाओं का ही अद्भुत प्रयोग करती रही है और निर्मित सभी फिल्मों हेतु कहानी, पथकथा, लेखन भी आप कर चुकी हैं। मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरे को बहुत आई वॉज वेरी ऑनर्ड कि लंदन में मेरी मुलाकात इनसे हुई। एक कलम फेस्टिवल था लंदन कलम में
और आप मानेंगी नहीं, क्या फैन फॉलोइंग थी। एक के बाद सब लोग इनके साथ आकर तस्वीर खिंचाना चाह रहे थे और फिर उन्होंने वहीं पर साइड में कुर्सी लगा ली और वहीं पर वो फोटो खिंचाती रही। तो रमा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अग्रीइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ओवर टू यू। ख़वातीनो हज़रत, जयपुर की तमाम अभ्यागत अतिथियों, दोनों भाषाओं में मैंने इसलिए कहा था कि आप ये ना सोचें आपकी रमा वहाँ जाकर हिंदी भूल गई, हिंदी मेरी हिंदी है, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। मैं सबसे पहले हजारों हजार धन्यवाद करूँगी कलम का, अपरा का, क्योंकि थोड़ा सा स्वाभिमान लेकर के ब्याही गई लड़कियाँ बाहर चली जाती हैं, वो मैं हूँ। मायके जब आती हैं तो उम्मीद करती हैं कि मायके वाले पहचानेंगे गुण, धर्म और कर्म, और ये उनका काम है कि वो हमें बुलाएं और हमें हमसे कहें कि आओ इस आंगन में अपने कर्म की रोशनी फैलाओ। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कलम का, अपरा का इसलिए भी कि हम दोनों मिले पिछले साल हिंदी दिवस पर लंदन में प्रवासी हिंदी भारतीयों की, वहाँ भी इसी से मिलते जुलते जिस विषय पर अब बातचीत होने जा रही है, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लूं, मैं इस डिवाइन लाइट, इस दिव्य प्रकाश से बात करने आई हूँ, क्योंकि इनका और मेरा कर्म पथ भी एक रहा। बहुत कुछ काम इन्होंने कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो मेरी राहों से मिलते जुलते हैं। और एक सफल नौजवान को उसी राह से निकलते आते देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही कि चलो ये मशालें किसी को वरना सूर्यमुखी सपना टूटा है किंतु अंधेरे को दिया है, ताकि हजारों सूर्य अजन में इसी कोहरे में से जाके जहाँ से कोहरा झाँक करके दिव्य अभी आ रहे हैं। तो जो बात आज होने जा रही है उसको शुरू करने से पूर्व मैं कहना चाहती हूँ कि ये बातचीत है, अंतरंग बातचीत है, दो लेखकों के बीच, दो उन लोगों के बीच में जिनके मन में संवेदनाएं हैं शब्द के प्रति। आते ही मुझसे किसी ने इंटरव्यू में शब्द की शक्ति पर मेरी विचार जाने। विचार तो क्या, मैंने कहा शब्द के बाण जिसके हाथ में होते हैं वो महाशक्तिवान है, और शब्द ही शब्द में सारा खेल है। सबसे पहली बात कि दिव्य के बारे में बता चुके, इसलिए मैं इनकी कुंडली आपके सामने नहीं पढ़ रही, वो ऑलरेडी बहुत है, यूट्यूब में भी है और उसमें वेबसाइट में भी रवि अपरा ने बहुत अच्छा इनका परिचय दिया। मैं बात सुनना शुरू करना चाहती हूँ। दिव्य, बड़ा मजा आता है अपने पीछे से आती हुई रोशनी को देखने में, और तुम्हें देख करके, छोटे हो मुझसे इसलिए मैं तुम्हें ही कहूँगी, बहुत अच्छा लगा। बार बार इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया इनके परिचय के बारे में, अपरा ने भी और जिन लोगों ने भी लिखा, द बेस्ट सेलर, द न्यू हिंदी। आज इसी पे खिंचाई होने जा रही कि ये भैया हिंदी तो बहुत थी, ये न्यू हिंदी तुम किसको कहते हो, और ये हिंदी की, ये बेचारी की ये कब कायाकल्प आप लोगों ने कर दिया सोशल मीडिया वालों ने कि हिंदी बेचारी कोने में खड़ी देख रही। अच्छा, मैं नई हिंदी हूँ, तो पहले अपन सब जानते हैं कि ये किसको नई हिंदी कहते हैं जिसमें ये इतने सफल हुए हैं और क्यों सफल हुए। तो दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। नई हिंदी किसको कहते होते थे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आवाज़ आ रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए, मतलब मैं एक तो बहुत कम घबराता हूँ मैं इंटरव्यू। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से मानने वाला हूँ जो मैं गलत बोलने वाला हूँ या जो भी मैं गलती करूँगा आप लोग बहुत उदार है, माफ करें। और मैं एक्चुअली अपने जो मैं नई वाली हिंदी तो बहुत बाद में आया जीवन में। मैं पहले मैं आपको वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि डिवाइन लाइट जो आपने बोला, मेरा नाम एक्चुअली जब मैं 4 साल का था तो नाम मेरा रखा गया था देवी प्रसाद, और उसका स्टोरी ये थी कि मेरे पिताजी का उस दिन ऋषभ लोके DSP का रिजल्ट आया था, तो D और B उठा लिया गया। तो जब D और B उठा लिया गया तो ये कहा कि इसमें कुछ फिट करना है, तो उसमें देवी प्रसाद सही फिट हुआ।
हम लोग पहुंचे मुरादाबाद मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे जब नाम लिखवाने गए तो उन्होंने कहा दुबे जी आपको पता है देवी प्रसाद का लड़के क्या हाल करेंगे, है ना। तो वहाँ पे उनको कुछ राइटर टाइप नाम चमका, और वो मेरा तो कुछ उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं डिवाइन लाइट में या दिव्य प्रकाश में, तो वो तभी उनको चमका। और तब से ही मुझे लगा कि इस तरीके के हैप्पी एक्सीडेंट जो है वो मेरे साथ बने रहे। लिखते लिखते जब हम लोग, मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब कट टू मैं सीधे आता हूँ कि नई वाली हिंदी की ज़रूरत क्या पड़ी या क्यों हम लोगों ने एक नई वाली हिंदी जैसी चीज़ पैदा की। 2012 की बात है, हम लोग यहीं पे एक राजस्थान के राइटर हैं किशोर चौधरी, वो ब्लॉग लिखते थे और 1000 लोग 2000 लोग उनका ब्लॉग पढ़ते थे। तो उनकी पहली किताब में मेरे नए पब्लिशर थे, होता क्या जब एज अ राइटर आप पैदा होते हैं ना, जब रूमी ने जैसे कहा व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, जैसे ही अर्जुन पैदा होने से ज़्यादा पहले द्रोण पैदा हो जाते हैं, लेकिन द्रोण तब तक नहीं पैदा होते जब तक अर्जुन नहीं पैदा होता। तो जैसे मैं राइटर की तरह पैदा, जैसे मैंने सोचा मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा, तो जितने एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर थे, और मैं एक राइटर हैं, आप सब लोग जानते हो कि मनोज श्याम जोशी जी, जिन्होंने हम लोग बुनियाद, बेराम, बहुत कुछ लिखा, कसब, तो उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। तो जब मैं 2012-13 में एज अ राइटर पैदा हो रहा था, तो मुझे लगा कि हम तो पीठ तो ठुकवाएंगे लेकिन हम पैर नहीं दबाएंगे किसी मैगजीन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग तब लेके जब घूमते थे अपनी किताबें और कहानियाँ और जाते थे किसी मैगजीन के पास, तो कहते थे किसका रिकमेंडेशन है, कहाँ, मतलब जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जो इसको रेकमेंड करे किताबें। तो हम लोगों ने अपनी किताब जब छापी, जो मेरे नए पब्लिशर भी नए पैदा हो रहे थे, वो राइटर ढूंढ रहे थे और हम लोग साथ में मिले। यहाँ पे जो किशोर चौधरी की मैं बात बता रहा हूँ, तो उनके ब्लॉग पे हमें लगा कि किताब, हिंदी किताबों में क्या था कि उस आती थी और 500-600 अगर बिक गई साल, 1.5 साल में, 2 साल में 1000 बिक गई, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उस समय किशोर चौधरी की किताब हम लोगों ने प्री बुकिंग करा दी, क्योंकि उसी समय हिंदुस्तान में 2-3 चीज़ें बदल रही थी। पहली बार आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, इन्फीबीम करके एक साइट थी, तब स्नैपडील करके एक साइट थी, फ्लिपकार्ट पैदा हो रहा था उस समय। तो हम लोगों ने कहा कि हम हिंदी किताबों की प्री बुकिंग करें। तो प्री बुकिंग बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, किताब अभी आई नहीं, कैसे पहले से बेच देंगे किताब, ये तो बड़ी नई अनोखी बात थी। चूंकि किशोर जी के एक ऑडियंस थे, तो हम लोगों ने किताब उनकी 4 पे सीढ़ियाँ प्री बुकिंग की। वो 147 किताबें आने से पहले छपी। नॉर्मली तो लोग पढ़ के रिव्यू करके, जो तरीका क्या है कि छपेगा, फिर रिव्यू होगा, फिर उसको 5 जो आलोचक इस धरती पे हैं वो लोग उसको बता देंगे कि प्रेमचंद के बाद से खानदान में यही व्यक्ति पैदा हुआ है और अब तो ये बहुत बड़ा है। तो उस समय जब प्री बुकिंग हुई, तो फिर उसी दौरान उसके 2 महीने बाद मेरी किताब आ रही थी, और चूंकि मैं MBA और BTech और वाली दुनिया से एक आया था, तो हम लोगों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की बात अपना वो था। तो उस समय मेरी 297 किताबें किताब आने से पहले प्री बुक। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैंने एक वेबसाइट पर बोला कि आप प्री बुकिंग करिए, हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट है। उन्होंने कहा कि हम तो हिंदी किताबों की प्री बुकिंग नहीं करते हैं, हम तो अंग्रेजी किताबों की प्री बुकिंग करते हैं, और हम तो 299 से ज़्यादा होगी तभी हम प्री बुकिंग करते हैं। और मैंने वो PPT बनाया MBA के पूरा, जो मुझे आता था जो काम करना, और मैंने भेजा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। लेकिन किताब आई, तो जब ये किताब आ रही थी, 2014 का जो बुक फेयर हुआ, दिल्ली पुस्तक मेला जो होता है, तो हमें लगा कि जो ये नई बेचैनी है, जो किशोर चौधरी मेरी तरह बिल्कुल नहीं लिखते, मैं उनकी तरह नहीं लिखता, उसी समय दिलोत्पल एक राइटर है वो आ रहे थे, तो हम सारे लोग अलग तरीके की हिंदी लिख रहे थे, लेकिन हर समय की एक बेचैनी होती है। तो हमें लगा कि अगर हमें ये बात बतानी है कि हम पैदा हो गए हैं, तो जो तरीके हैं बताने के, रिव्यू वाले, मैगजीन में रिव्यू वाले, अदरवाइज अखबार में किसी तरीके से छप जाए 2-4 लाइन, वो तरीके बदलने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, और ये शरारत ही कही जाएगी, कि दिल्ली बुक फेयर में एक बहुत बड़ा बैनर लगाया नई वाली हिंदी का। तो जब नई वाली हिंदी आप देखते हो कहीं पे, तो ऑटोमेटिक एक सवाल आता है कि कोई पुरानी वाली हिंदी भी है क्या, कि जो कोने में खड़े हो गई हिंदी, कोई फर्क नहीं है दोनों हिंदी में। नई वाली हिंदी बस हमारी बेचैनी का नारा था कि हम अब आ गए, और ये वो हिंदी है जब एक 50 साल का बाप अपने 18 साल के बेटे या बेटी से दोस्ती का जब हाथ बढ़ाता है, तो थोड़ा वो उसकी तरफ बढ़ता है और थोड़ा बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हमें लगा जो कट गया, और आप देखिए उस समय को अगर रिवाइंड करिए, जो लोग भी हिंदी किताबों की दुनिया से जुड़े हैं, हिंदी में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही खराब चीज़ हुई कि 2010, 12, 11 के समय के पब्लिशर्स अगर आप देखिए, अगर आप 70s और 80s की आपने फिल्में देखी होंगी, तो उसमें एक वर्षों और बीच होता था, उसमें एक कपड़े पहन के एक आदमी खड़ा रहता था, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि आदमी विलेन है, क्योंकि वो पाइप पी रहा होता था। हिंदी के सारे पुराने पब्लिशर्स ऐसे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, और उसमें क्या उनके लिए आप पूछे मार्केटिंग, तो एक पोस्टर लगवा देंगे, यही मार्केटिंग। तो
हमें लगा कि वो तरीके बदलने पड़ेंगे। और अगर आप देखिए हिंदी के पब्लिशर्स को क्यों नहीं पढ़ी है, किसी आखिरी व्यक्ति तक, एक यहाँ के जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के तक पहुंचने की उनको पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो लाइब्रेरी में बिकती है किताबें। वो कहीं कोई लिख जाएगा, फिर एक वो चलता है सिस्टम, वो होता है। ये बहुत ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ, नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वो लीगल नोटिस आ जाता है तो लेकिन मैं आपको जो मैं ये हमारी बेचैनी थी कि हम जब पैदा हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे क्यों नहीं कोई लड़का आके यहाँ पे करियर बना सकता है। जैसे हिंदी में जो सबसे भद्दा मजाक 50 साल से पिछले चल रहा है कि अच्छा आप लिखते हैं लेकिन आप करते क्या हैं, पूछा जाता है आप प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, क्या है आप लिखते हैं, आप करते क्या है। हम लोग जब पैदा हुए नई वाली हिंदी इस जोक को इस धरती से उसका नाम निशान मिट जाए वो कोशिश है। मैं थोड़ा बह के बोल गया। अच्छा है तुमने माफी मांग ली, वरना मुझे तो बताना होगा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री हूँ जिसने एक पुरुष को इतनी देर तक बोलने और ये बीच में टोका नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे ख्याल को ये समझें। ये अभी बहुत पेचीदा बात है जो तुम कह रहे थे, वो नई वाली हिंदी। जब ऐसे कहोगे तो लोग समझेंगे कि शायद इंग्लिश को आप नई हिंदी कह रहे हो। अभी तुम पहली बार जो बोलेंगे शायद आधा अंग्रेजी शब्द या उर्दू हिंदी मान लो कि आधा उर्दू शब्द मान लिया आपने, वो नई हिंदी है। नई के हिंदी का कर, अब तुम बीच में नहीं बोलोगे, मेरी बात पहले होगी, मैं बात पूरी बात करके करूंगी। और वो ये कि ये जो एक बात है कि अभी तुमने जो बयान किया, मार्केटिंग उसमें बहुत जबरदस्त आई। अभी जो तुमने बात कही, अभी तुमने टेक्नोलॉजी की बात कही, अभी तुमने उस भाषा की बात कही नहीं जिस भाषा के कांधे पे तुमने ये तीर चलाए हैं, वो नई हिंदी क्या है। नई हिंदी को आपने व्यापारिक हिंदी बनाने की तरफ या उसकी साहित्यता को बढ़ाने के प्रति आपने वो क्या कदम उठाया कि आज आपकी 7 किताबों को ये लोग कह रहे हैं कि 7 किताबें हैं। और 7 किताबें लिखना आसान नहीं होता क्योंकि 8 मैंने लिखी, तो मैं मान सकती हूँ कि बहुत मेहनत इन्होंने की। तो इसलिए उन 7 किताबों को बेस्ट सेलर बना और आपकी नई हिंदी में बेस्ट सेलर होना, उसका श्रेय आप किसको कहते हो? लबो-लुबाब में बताओ, एग्जैक्टली पिन पॉइंट। तो मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे इस पूरी दुनिया में जैसा समय ये चल रहा है, किसी से जबरदस्ती आप एक रिट्वीट भी नहीं करा सकते, है ना, बहुत मुश्किल काम है। फिर किसी से आप पूरी किताब 5 घंटे पढ़वा लें या पैसा देके भी नहीं कर सकते। कोई आपकी किताब खरीदे, क्योंकि किताब पढ़ना थोड़ा मेहनत वाला काम है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो पैसे बैठ के नहीं देखना है आपको। और किताब अकेले ही पढ़ी जा सकती है, जो किताब के फेवर में बात हमेशा जाती है। जब किताब आई तो इस वजह से वो नहीं चली कि वो किताबें हिंदी में लिखी गई। आप जो भी किताबें पिछले 10 साल में पढ़ी, जिन्होंने भी 50,000 का नंबर हिंदी में क्रॉस किया, अगर उन किताबों को आप देखेंगे, कोई भी किताब उनमें से जो चली वो हमारे समय की जो एंजाइटी है, जो हमारे समय की बेचैनी है, उसको कैप्चर करती है। जैसे एक मेरी किताब आई 2016 में, मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे पढ़ने के बाद से इस देश में करीब 10 से 12 मुसाफिर कैफे लोगों ने खोल लिया। और उसमें क्या ऐसी खास बात थी, जबकि उसमें पूरा जो हीरो था वो फ्लॉड है। वो जब उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है वो छोड़ के चला जाता है, वो जाता है, फिर उसको एक दूसरी लड़की भी मिल जाती है उनके। बिल्कुल फ्लॉड कहानी थी, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। वो लड़का किसी का भी बॉयफ्रेंड होगा तो बड़ा खराब बॉयफ्रेंड होता, लेकिन फिर भी वो आप क्यों उसके लिए रो रहे हैं? या जो उसमें सुधा नाम का कैरेक्टर था, वो जो लॉयर है, जो अनअपोलोजेटिक है, उसके लिए आप क्यों रूट कर रहे हैं? क्योंकि हम सारे लोग, अगर आप देखेंगे, जब जो नौकरी में पहली आ रहे थे और 6-7 साल 5 साल नौकरी की, अमेरिका चले गए, लौट के आ गए, वहाँ पे जाके उन्होंने लाइफ देखी। यहाँ पे जब उनको था बचपन से जो सिखाया गया था कि भाई आप ये कर लो तो लाइफ सेट है, ये कर लो तो लाइफ सेट है। अब 5 साल 4 साल 3 साल जब व्यक्ति ने कर लिया काम को, तो उसको लगा यार अभी भी लाइफ के सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे। हम सारे लोग फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में। हम सब लोगों को, जो इस कमरे में और इस कमरे के बाहर है, हम सब लोगों को ये बात पता है कि आज अगर मैं ऑप्शन दूं अनलिमिटेड पैसे का, अनलिमिटेड रिसोर्स का, हम सारे लोगों को ये पता है कि हम आज अपनी यहाँ से दुकान बंद करेंगे और हम किस शहर में किसके साथ जाएंगे। हम सारे लोगों के पास ही बैठे हैं।
तो वो जो कहानियाँ हैं, जैसे नीलोत्पल की कहानी डार्क हॉर्स बहुत चर्चित हुई, बहुत पायरेटेड कॉपी हम लोग की किताबों की अब लोग पढ़ रहे हैं, वो हो क्या रहा है उसमें कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को हमने इतना सेलिब्रेट कर दिया कि जो फेलियर्स है उनकी कहानी कौन करेगा, इसलिए वो किताब वर्क करती है, क्योंकि वो सक्सेसफुल तो एक होता है, उसके रेशियो में 4000 लोग 5000 लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कथ्य में जी, तुम्हारे कंटेंट में तुम्हारे कहन में जी, एक नई चाल तुमने समझ के लिखा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी उम्र के नौजवान या तुम्हारे पीछे से आ रहे नौजवान ये तुम्हारी बात को इसलिए बेहतर समझते हैं कि बात तुमसे बात कर रही है। और एक चीज को जो भाषा की जो छोटी सी बस बात है, उनको ना अगर आप देखिए 2012-13 का समय देखिए, उस समय सारे लोग जो कॉलेज से निकल रहे थे, 2-4 साल नौकरी कर चुके थे, उनके लिए पैरेलल में क्या उपलब्ध था, हम लोग अंग्रेजी कौन सी किताबें पढ़ रहे थे ताकि हम इंटरव्यू में अच्छे से अंग्रेजी बोल पाए, है ना, हम लोग वो स्पेलिंग सीख रहे थे, तो वो उनको एकदम से लगा कि यार ये तो हमारी बात हमारे तरीके से हो रही है, ये तो बात ऐसे हो रही है जैसे हम कैंटीन में बात करते हैं, ये तो वैसे बात हो रही है जब मैं ऑफिस के बाद बोर होके चाय की टपरी पे बात करता हूँ। हमें लगा कि कोई हमारा घर का कोई कहानी लिख रहा है, कोई हमारा दोस्त कहानी लिख रहा है, हमारे मोहल्ले का कोई लड़का हमारी बात अपनी भाषा में कर रहा है, तो वो भी चीज़ बहुत कनेक्ट हुई। चलो और गहराई की तरफ चलते हैं। तुमने भाषा पकड़ी, भाषा की सरलता पकड़ी, उम्र पकड़ी। जिस उम्र से तुमको बात करनी थी उस उम्र ने तुम्हारी किताबें खरीदी या सोशल मीडिया ने तुमको अच्छा धक्का दिया और एक बहुत बड़ा आधार बना, जिसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। तो जिसकी गाड़ी को चक्का पहले ही 4 मिले हों और उसमें भी लगे हुए हों नीचे जंजीरें, जो बर्फ में भी चल जाए तो जो बुक्स हैं किताबें वो अच्छी बिकी। अब बताओ जो कहानी है तुम्हारी, जितना मैं एक दिन में तुमको पढ़ के मैंने अपने आप को विद्वान बनाया, तो ये जो है तुम्हारी किताबें मध्यम वर्ग, अति मध्यम वर्ग और उन नौजवानों से बात करती हैं, नौजवानियों से बात करती हैं जो इस समय हिंदुस्तान की ताकत है आने वाले दिनों की। तो ये जो तुमने लिखी है 7 किताबें अलग अलग किस्म की, मुसाफिर कैफे हुआ तुम्हारा ये, और यार पापा, तो मुझे तो एक बार शक होने लगे कि तुम पर हरीश सालवी कहीं दवा न ठोक दें, लेकिन अच्छी है जितना यार, इनकी सबसे ताज़ी किताब है, बहुत अच्छी किताब है यार पापा। तो ये जो नवीनता सब्जेक्ट की और भाषा, तो तुम्हें इन दोनों में क्या लगता है? वैसे सभी कहेंगे रवा जी दोनों ही होगी तब आगे किताब लिखी, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ एक्सेल कर गए, कहाँ तुम्हारी कलम जो है वो जय जयकार कर गई, भाषा में कि कंटेंट में कि कथ्य में? मैं लखनऊ से फिलहाल आता हूँ, जैसे मेरा घर वहाँ पे बहुत बड़े शायर हुए, मजाज साहब का एक शेर था, ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना है। तो आप जैसे इब्ने बतूती एक मेरी किताब है, इब्ने बतूती किताब की अगर थीम है आप देखें तो एक 20 साल का लड़का है, वो अमेरिका जा रहा है, माँ सिंगल मॉम है उसकी, है, वो ब्यूरोक्रेट है और वो जाने से पहले सोचता है कि माँ की मैं किसी से दोस्ती करा दूँ, यहाँ से कहानी शुरू होती है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कितनी बार अभी पाकिस्तान में किसी ने किया, इंडिया में एक लड़की ने ट्विटर पे डाला था अपनी माँ की उसने शादी करी, तो मुझे लगा कि ये देखिए ये सब ना न्यूज़ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो मेरा काम एक ही एज अ राइटर कि मैं उस चीज़ को प्राइम टाइम पे ले आऊँ जो नॉर्मली प्राइम टाइम पे नहीं। मेरा काम एक ही एज अ स्टोरी टेलर, और उसमें भाषा एक पार्ट है, कथ्य उसका एक पार्ट है, और दूसरा जो तीसरी ये चीज़ है जो आगे की बात है, जैसे जो लव स्टोरी मैंने जो 2 लिखी है और जो बहुत लोगों को पसंद आई, वो इसलिए वर्किंग क्योंकि वो लव स्टोरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्यार जो है वो फैंटेसी है, हमारा प्यार इतना क्लीशेड है, हमें हर एक चीज़ पता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसीलिए मेरे हिसाब से प्यार तभी वर्क करता है, प्यार तभी काम कर सकता है जब वो फैंटेसी हो जाए, जब वो इस धरती से ऊपर हो जाए। वो आप सोचते रहे कि ऐसा होता है जब इस कैरेक्टर में हमें भी हो सकता है, लेकिन हमारी लाइफ तो इतनी घटिया है कि इसमें तो होगा ही नहीं ऐसा प्यार, तो इसलिए वो चीज़ मेरे लिए काम की। और मैं एक चीज़ बस मैं ऐड कर दूँ कि मुझे जब मैं लिख रहा था तो मुझे न ये टारगेट ग्रुप पता था, न ये यूथ पता था, मैं अपने जिस उम्र में था
मैं अपने लिए लिख रहा था, और मैं बेस्टसेलर तो होती नहीं होती, वो लाख बिक जाए और आपका मन नहीं है तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वो बात उस समय कहनी थी और वो मेरी बात मैं ठीक से कह पाया। अब मैं अपनी किताब पलटता हूँ तो मुझे तो 10 गलतियां दिखती हैं कि अरे यार और अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि किताब वैसा होता है जैसे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप जैसा होता है ना आपका, वो ब्रेकअप कभी अच्छा नहीं होता है, तो आपको लगता है ये भी रह गया, अरे ये भी रह गया, लेकिन आप उसको एक पॉइंट के बाद फिर घूम के नहीं देखते वहां पे। इसीलिए जब किताब की बात होती है तो मैं बहुत एक वो वर्जन याद करता हूँ उस लड़के का जो वो लिख रहा था किताब में, और मैं कभी कभी बड़ा फिलोसफिकल होकर सोचता हूँ कि कौन था जिसने लिखा, क्योंकि मैं तो बदल गया ना एज अ पर्सन। और इसीलिए मुझे वो हर किताब अपनी, जब कोई बहुत आता है और तारीफ करता है तो मैं हमेशा उसको ऐसे कंपेयर करता हूँ जैसे जो रबर की बॉल होती है और आप ऐसे फेंकते हैं और आपको नहीं पता इस कमरे में वो कहाँ जाएगी, तो वैसे ही वो कहानी पकड़ते हैं आप और चले चले जाते हैं, आप इतना दिमाग लगाते ही नहीं उसको बनाने से। तुम्हारी बात से ये सवाल निकाला है, तुमने अपने आप अभी खुद कहा कि मैं बात को सही तरीके से कह पाया, ये तुम्हारा सेंटेंस है ना, मैंने नहीं कहा। तुमको कैसे लगा कि ये जो बात है ये इसका सही तरीका है? 3 बार मैं एक शब्द पूछ सकती हूँ, सब यहाँ बैठे हैं, वो गवाह हैं, मैंने तुमसे पूछा इसमें भाषा का किरदार क्या रहा? आप सब गवाह हैं, मैंने कितनी बार ये वाले सवाल किए इनसे कि इसमें भाषा का रोल क्या रहा, हिंदी खुद का रोल क्या रहा कि तुम अपनी बात किस हिंदी में कह पाए, किस नई हिंदी के कारण तुम्हारी किताबें बिक रही हैं। वो नई हिंदी क्या है, वो भाषा जो सहज तुमसे, क्योंकि तुम तो खुद ही हिंदी भाषी हो, हिंदी भाषी बेल्ट से आते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी परिवेश से निकले हो और ऐसे लोगों को अपनी किताबें बेच पाए जो बच्चे आमतौर पर शायद हैमबर्गर जाके खाना ज़्यादा पसंद करते, उन्होंने तुम्हारी किताब खरीदी, सलाम तुमको सलाम हिंदी को, कि बिकने लग गई भाई, तुम्हारे जरिए बिकी, चना जोर गर्म करके बिकी। लेकिन क्या तुमको लगता है तुम डायलॉग राइटर रहे, अब मैं तुम्हारी सारी बातें बहुत बुरी आदमी, तो जो इनकी विविधता है वो इनके जीवन में बिखरी हुई बहुत जगह, इन्होंने फिल्मों की पटकथाओं में योगदान दिया है, डायलॉग्स में योगदान दिया, बराबर बैठ कर काम किया मणिरत्नम जैसे आदमी के साथ, जिसकी भाषा भी कुछ और है और सोचने का तरीका भी कुछ और है और कुछ और ही दुनिया में जीने वाला आदमी, उसके साथ एक जैसा आदमी अपनी गुनगुनाती आवाज में गुनगुन अपनी बात कह पाया, ये बड़ी बात है। तो मैंने बार बार ये कहा कि ये जो हिंदी है जिसके सहारे तुम्हारा नाम हुआ, वो हिंदी को तुम कैसे तोलते हो कि वो आज की जनरेशन से बात करे, ये बड़ी बात है। ये जो बात इनकी कही है, अपरा को मैं धन्यवाद दूंगी कि पकड़ के अब की बार नामी गिरामी पद्म भूषण नहीं बैठे हैं, वो बैठे जो आगे आने वाले होंगे, लेकिन ये सही बात है कि ये आज का वो लेखक है जो नए लोगों को हिंदी बेच रहा है, उसकी हिंदी बिक रही है, ये एक बड़ी बात है, इसको मैं छोटी बात नहीं मानती। और उसके लिए जो तुमको शाबाशियाँ मिल रही है वो तो है, पैसा मिल रहा है वो अलग, हम लोग बिना पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमको अपनी हिंदी पे बहुत गर्व है क्योंकि बात हमारी भी समझ में आती है। तो कहाँ जाके तुम्हारी भाषा फर्क होती है, जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी 2-4 वीडियो देखी जरा, कल रात ही अपरा ने ये मुझे आमंत्रण दिया और उसके बाद मैं आपकी घर की बेटी है, पढ़ने लिखने वाली में क्या ऐसे छोड़ देती इनको कि मेरे मायके में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं, तो मैंने सारी वीडियो देख डाली। He has come to the standard of a stand-up comedian। जब ये बात करता है शख्स, ये बच्चे सारे बैठे होते हैं जो आपको अभी इतने सीधे सादे लग रहे हैं, इनकी बात, इनका चेहरा, इनकी आवाज बोलती है और बात करती है, तो वो जो कहने की ताकत है तुम्हारी, वो मैं समझती हूँ कि वो अमीश त्रिपाठी के साथ है। मैं समझती हूँ, चाहो तो मुझे तुम कह सकते हो कि मैं नहीं एग्री करता, मेरे यहाँ लोकतंत्र है, तो लेकिन मैं ये मानती हूँ कि तुम में जो छोटे डायलॉग लिखने की ताकत है, तुम जो लिख रहे, जो तुम्हारा लिखा मैंने पढ़ा, उस लिखने में इसके सेंटेंसेस छोटे, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करता है। I have noticed that
कि उसमें बड़े वाक्यों का चलन नहीं है, लंबी लंबी बात कह के बात को भूलते नहीं हो तुम। ये जो चुभन, ये जो तरीका, जब तुम इतना अकेले रहते तुमने कहाँ से सीखा? अब ये तो कैसे मैं बताऊं लेकिन देखिए, मैं सवाल तो जो भी जवाब मैं जितने भी अपनी समझ से दे पाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए बहुत लग रहा है कि ऐसे ही मेरे घर पे मेरी हालत की जाती है जो आप कर रही हैं तो मैं भी घर ही मान के बैठा हूँ शांति से लेकिन मुझे रमा जी, मेरे को ये सही में मैं आपको बताऊं, ये सब ना जादू की तरह रहता है। जैसे अगर आप, मैं 2013 जनवरी 2013 को जब मेरी पहली किताब हुई थी, और जब मैं पहली बार उस पर, जब प्री बुकिंग जो किताब हुई उस पर जब साइन बना रहा था, तो मुझे तब तक साइन बनाना भी नहीं आता था, है ना। मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती थी, जैसे पहले क्रिकेटर्स को कोई साइन देता था उसमें, और हम लोग देखते थे कोई फिल्म स्टार्स को कोई साइन देता है, तो मैं जब साइन बना रहा था तो मेरे को 15-20 किताबें लग गई वो सीखने में कि कैसे देना है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, हो सकता है मैं तो और मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे ना यहाँ पे हम लोग यूपी में बड़े हो रहे थे तो एक 2 रुपए का पोस्टर मिलता था आदर्श बालक का, है ना। आदर्श बालक 4 बजे उठता है, 6 नहा धो के 2 घंटे पढ़ता है, 6 बजे नहा धो के स्कूल जाता है, तैयार होता है, स्कूल में जब जाता है प्रार्थना करता है, जितनी लड़कियां हैं क्लास की उनको अपनी बहन की तरह देखता है, फिर लौट के आता है, फिर वो एक टीचर से सवाल भी नहीं पूछ पाता है जो उसको पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं सही से पढ़ा है, फिर वो लौटता है, आता है, खेलता है, पढ़ता है और सो जाता है। ये जो 2 रुपए का पोस्टर है, यही मेरी 27-28 साल तक की जिंदगी थी। उस पोस्टर को फाड़ ही नहीं पा रहा था मैं बाहर। आप देखिए, मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से बीटेक किया, कंप्यूटर इंजीनियर बना, उसके बाद मैंने MBA किया, मैं मार्केटिंग की, ये मेरे एरिया में आता था पूरा राजस्थान जब मैं नौकरी कर रहा था। और ये नहीं होता 25 रुपए का रिचार्ज करा दो 25 पैसे की कॉलेज है कि मैं आधे देश के लिए रहता था। मेरी वो जिंदगी अलग थी। जब मेरी पहली किताब आई मैं नौकरी कर रहा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं नौकरी कभी छोड़ पाऊंगा। मेरे को तो 4वीं-5वीं किताब के बाद ये लगा कि ये हो सकता है, ये दिख रहा है सामने। मेरे हाथ में क्या था कि जो 2015 में मुझे लग रहा है कि 2015 की मुझे ये कहानी कहनी चाहिए, मैं वो ईमानदारी से कहने की कोशिश कर रहा था। और चूंकि मेरी अंग्रेजी ऐसी, मैं तो 2 रुपए वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी OCF इंटर कॉलेज में, यहाँ राजपाल यादव जैसे स्कूल में पढ़े हैं। तो सब अच्छे पढ़े जो सरकारी स्कूलों में पढ़े जैसे हम, लेकिन हमारे तो टीचर बहुत खराब थे उनका भी कहानी लिखी है मैंने पहली किताब तो तब तक तो खैर बहुत खराब हो गया था। लेकिन मुझे इस सवाल का इसलिए कोई मेरे पास सही जवाब नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और इतना बड़ा मुझे लगता है इस दुनिया का कोई भी लेखक है कि वो बोले, वो ये क्लेम करे कि मैं भाषा बनाऊंगा। भाषा, हम लोग बहुत छोटे हैं इससे, भाषा हमें बना सकती है, हम नहीं भाषा बना सकते। तो नई वाली हिंदी जो बार बार आ रही है, ऐसे बता दो कि भाषा ने तुम्हें क्या बनाया? भाषा ने मुझे ये विश्वास दिया कि मैं इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज से MBA करने के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद, मैं बहुत आराम से अपना जीवन यापन उससे बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता। और ये इसमें फिल्म को आप हटा दीजिए उस पूरे खेल से, मतलब मैं आपको आप लोग क्योंकि रॉयल्टी के नंबर शेयर नहीं कर सकते, ये वैसे ही जैसे किसी से कोई सैलरी पूछेगी कितनी है, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ बहुत अच्छे से कि ऐसे कम से कम 2 या 3 लेखक हैं इस देश में इस समय। और बात ये नहीं कि नई वाली हिंदी में है कि नहीं है, वो तो चलिए एक फेज आएगा और फिर शायद चला जाए या शायद लंबा रहे, क्योंकि अभी तो आप ऐसे देखिए ना कि हम पैदा हुए हैं, अभी 10 साल मुझे पैदा हुआ है, तो आइडियली किसी लेखक का मूल्यांकन कभी भी वैसे करना चाहिए जैसे वसीयत में किया जाता है मरने के बाद मतलब ये क्या करके गए थे, तब पता चलेगा। अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी से हम कैसे बताते हैं कि क्या है क्या है। हमारी तरह से तो तुम्हारा जन्म दिवस दरवाजे पर है, अभी तो जहाँ तुम्हें जाना है वो तो कमरे के अंदर आना है। मैं जो तुमने बात कही वो बात बिल्कुल सही है इस मामले में कि आकलन होना किसी का, यहाँ इतने बड़े कलाकार की तरह सब बैठे हैं, किसी की लेख की क्षमता या किसी पेंटर की तस्वीर का आकलन आप 50 साल के बाद कर सकते हैं। और 7 किताबें या एक कहानी उसने कहा था वो एक ही बार में सारी बात कह देती है ना। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए तुम एक नया कॉन्सेप्ट हो कि ये क्या नई चीज बाजार में आई
जो जिसको ये जो शब्द इन्होंने कहा, मैं इन्हीं की बात पकड़ रही हूँ और ये मेरा स्टाइल है बातचीत का। इन्होंने अभी कहा कि नई हिंदी फ्रेज बना दिया गया, और यही सच है कि नई हिंदी फ्रेज लोगों ने, जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ वायरल हो जाए तो इनकी नई हिंदी भी वायरल हो गई। वो भाषा नई हिंदी के नाम से नहीं, इसलिए मैं परेशान थी भाई। रमा पांडे तू कहाँ सो रही थी, ये नई हिंदी बना गया, तू कहाँ पर, तूने क्यों नहीं पढ़ा? तो बताइएगा। ये बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए इसको मैं फिर से, चूंकि मैं सही चीज़ नहीं पता होने के का फायदा उठाते हुए, 96 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। और जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ, यहाँ पे तो कुछ यंग लोग हैं, जो लोग पुराने लोग होंगे वो देखेंगे, वनडे क्रिकेट 96 का समय था। और वो जो पूरा वर्ल्ड कप था कई मामले में ऐतिहासिक था कि मनोज प्रभाकर ने उसमें स्पिन पिटा दिया श्रीलंका वाले मैच में, जो कभी नहीं किया था। जितनी पिटाई हो गई फास्ट बॉलिंग पे उनके। आप उस वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले पूछते ना कि सबसे फेवरेट टीम कौन सी है जो वर्ल्ड कप जीतेगी, तो कोई भी श्रीलंका का नाम नहीं लेता। श्रीलंका ने क्या किया ऐसा वर्ल्ड कप में? उसने जब वो आए पहले दिन जब उतरे, तब तक 15 ओवर में कोई रन नहीं बनाता था उतने ज्यादा। उन्होंने मारना शुरू किया, रणतुंगा से लेके जो 4 थे, कालू थरना और जयसूर्या, जितने में उनकी स्ट्रेटजी समझ में आती, इतने में वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था। उसके बाद से क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। क्या वो गलत थे? क्या वो तरीका सही नहीं था? उसने क्रिकेट को बदल दिया क्योंकि उनको वो तरीका समझ में आया, उनको एक लूपहोल दिखा। हम लोगों ने क्या लूपहोल पकड़ा हिंदी में कि अगर किताब कहीं पे लेकर की छप रही तो वो बाजार तक जाए। वो ऑनलाइन आप आज आपकी किताब में ऑर्डर करूं, मुझे 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि अब दुकान पे लोग जाते नहीं है। क्या बात, 90% 99% लोग किताबों में दुकानों पे नहीं जाते हैं। बुक फेयर में जो लोग जाते हैं फोटो खिंचाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो सबसे बुरा होता है, एक लेखक दूसरे लेखक के साथ फोटो खिंचाता है। आप उठा के देख लीजिए अपनी पूरी टाइमलाइन कि कितने ऐसे लोग हैं जो लेखक पाठक के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम पाठक के पास जाएं। नई वाली हिंदी इसीलिए केवल गिमिक नहीं है भाषा का, वो अप्रोच है पूरा का पूरा। कि एक तो हम पहले कॉन्फिडेंट है कि हम एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जो जमाने को आगे शायद बढ़ाए। दूसरा कि हम उसकी भाषा में कह रहे हैं जो आजकल के लड़के की भाषा है। जैसे आज की डेट में मुझे यहाँ पे कोई सेल्स में काम कर रहा होगा, यहीं से मोड़ पे जब मैं आया तो एक चाय की दुकान दिखी, एक पड़ोस में ऑफिस दिखा, वहाँ पे अगर कोई बात कर रहा होगा, इसके बॉस ने उसको बहुत डांटा है, तो वो बोलेगा कि यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, अब मुझे ना शाम को लिटिल लगा के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको हिंदी में कर ही दूंगा तो मैं उसके साथ टू नहीं रहूंगा जो चौराहे में मेरा बाप है, तो मैं उसके साथ सच्चा हूँ उस मामले में। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें उसमें आई हैं। और तुम्हारा समाज का ऑब्जर्वेशन, दो भाषाएं वाक्य बिखरे पड़े थे तुम्हारे आस पास, उन वाक्यों से तुमने अपने आप को दुल्हन वही के पाठक जी दिलवाए, जैसे पोस्टर जिंदगी में बहुत काम आते हैं कि दुल्हन वही के पाठक जी दिलवाए, या दिमाग की बत्ती जल गई, या दिमाग का दही जो कह रहा है, या तुमने रायता फैला दिया। आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि रायता फैलाना जो है वो इतना वायरल हो जाएगा शब्द, कहाँ तुमने किसका रायता फैला दिया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका लेखन प्रेरित है जो समाज में जितनी भी भाषाओं के छोटे छोटे शब्द आप लोग बोलते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ, और ये मैं इस समय सिक्का उछाल करके बोल रही हूँ अपना, कि इस समय जितने भी लोग बैठे उनमें से किसी ने दिव्य को नहीं पढ़ा है। और मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अपना को छोड़ो ना, नहीं अपना नहीं है, आपने पढ़ा है वहाँ पीछे डॉक्टर साहब है। आप पूछिए, इनसे पूछिए कि क्यों पढ़ते हैं मेरे को लगता है। वो तो अपन बाद में पूछेंगे, अभी अपना इंटरव्यू भी चल रहा है। मैं इसलिए कहती हूँ कि इसलिए नहीं कि मैं आपकी लोकप्रियता से भयभीत हूँ, कि मुझे बहुत आशा जगती है हिंदी के साहित्य के प्रति, प्रकाशन के प्रति, क्योंकि मैं प्रकाशकों के साथ मेरा जीवन गुजरता है। तो मैं जानती हूँ कि सारे बड़े बड़े प्रकाशक, इत्तेफाकन जानना चाहती हूँ सातों किताबें आपके प्रकाशक कौन कौन से रहे? जैसे प्रकाशक मैं तो ये मानता हूँ शादी वाला ही रिश्ता होता है प्रकाशक के साथ भी आपका, तो मेरा एक ही रहे हिंदी जो है, और मेरे को कोई वजह ऐसी नहीं दिखी। और मैं ये बताता हूँ कि जैसे ये बात मैंने कभी पर्सनली ये पब्लिकली नहीं बताई। एक समय पे जब मैं, हर आदमी कंफ्यूज रहता है ना, क्योंकि नौकरी इतनी बड़ी ड्रग है कि आप जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं, और वो भी जब ठीक ठाक सैलरी हो। तो मैं जब छोड़ने में कंफ्यूज था तो मेरे पब्लिशर शैलेश हैं, तो उन्होंने कहा कि यार तुम क्यों इतना लोड ले रहे हो,
मतलब इतना क्या सोचना है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने मैं दूंगा तुम्हें 50,000 रुपये, है ना? तुम कम से कम किराया और ये तो दे ही देना जो भी रहेगा। जबकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में आप ऐसे ना जैसे पूरे भगोने में जब चावल जैसे होता है, आप कल बोल ही रहते हैं, जब डालेंगे तो आप मोस्टली लोगों से पूछिए कि अगर उसका हिसाब लगाए कोई, कितने लोग ऐसे हैं जो इतना भी आएगा कि वो किराया भी नहीं पाए उसमें उस समय। और ये मैंने कभी वो लिया भी नहीं पैसा उस सेंस में कि किराए के लिए लिया हो, लेकिन मैंने ये मुझे अपने पर विश्वास आया कि एक बंदा मेरे पे इतना कुछ बैठ करने को तैयार है। वही आदमी जब मैं बुकॉस्की का भी पढ़ता हूँ तो उनके भी पब्लिशर ने $100 महीने की उनको कभी बात की थी, तो मुझे लगा कि मेरे साथ रिपीट हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो पूरा बिजनेस उसका टिका है वो मेरे पे विश्वास रखने को तैयार है, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं जितना बेहतर हो सकता हूँ उसको करूँ। तो तुम बहुत भाग्यशाली भी रहे, ऐसा समर्पित प्रकाशक तुमको। हाँ, लेकिन मैं यही डरता हूँ कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो जो हिंदी वाले पुराने हैं फिर मेरे साथ मैं बैक टू स्क्वायर हो जाऊंगा, मेरे को बहुत आपका पेज भी तो नहीं, तुम लोगों ने सोशल मीडिया ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, ऑनलाइन ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन साथ देता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने ये बात इसलिए की कि अब ये लोग ऑनलाइन तुमको ऑर्डर करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टेंट वाइज मैंने पढ़ा। यार पापा तो खैर बहुत चर्चा का विषय रही, मैं उसमें से नहीं कहती क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी पुस्तकों की समीक्षा नहीं करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि सातों पुस्तकों में विषय वस्तु कंटेंट बिल्कुल अलग है। और आप नई पीढ़ी के साथ ही तो नई पीढ़ी नहीं तो नई पीढ़ी के साथ तो रहने, दिन ब दिन आपका उनसे लेना देना तो है, तो अच्छा है कि उनकी जिंदगी और उनके मानस की समस्याएं आप समझें और जानें कि वो कहाँ उलझते हैं और कैसे उलझते हैं और उनको ये समाज कैसा दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जब तुमने ये इसमें यार पापा में जो कहा उसी के परख, तुम चूंकि लखनऊ रहे हो, तुम 2 लाइन में वो कहानी तुमको याद दिला देवी दयाल वालों की। तुमको पता है कि वो ग्रामोफोन के बहुत बड़े वो थे बेचने वाले, तो वो सब अपने यहाँ का जो तवायफ गली है दयालते थे, तो उनमें एक IAS ऑफिसर था और एक दिन तो अटर शॉक, वो मेरी कहानी का वो है, उसकी अपनी बेटी उसको उसी कोठे में मिली जहाँ वो गया था और उसने उससे कहा ये क्या, उसने कहा तुमको मालूम होना चाहिए तुम जो मांगते हो उस वाली तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, अगर तुमको यही रास्ता समझ में आता है तो इस रास्ते को ऐसे भी देखो। और ये सच्ची घटना है, मतलब मेरा कोई वो नहीं। तो इस तरह की शॉकिंग सी घटना इन्होंने उठाई यार पापा में। मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे तुम्हारी भाषा पसंद आई और थैंक गॉड कि तुम टोटल इंग्लिश नहीं हुए। और तो वो एक ऐसा डर है मुझे तमाम हिंदी वालों के डर का, मारे डरों के आपकी पत्रिकाएं अखबार हमारी यहाँ ऐसी इंग्लिश हो गई कि लगता है भास्कर पढ़ रहे हो कि आप आधा इंग्लिस्तान उठा लाए हो कि राजस्थान पत्रिका हो, बोले आज जो डिसऑर्डर हुआ है इसमें जो रेन हुई है ये वो देख करके सारे लोग पहुंची यहाँ पर भयभीत हो गए और रेंज ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। अब एक 10 सेंटेंस में आपको 8 इंग्लिश को देने पड़े और इंग्लिश खुद उधार की भाषा है, उसने सब कुछ ओनों से मांगा तब उसकी झोली भरी, लैटिन से अमेरिकन से। ये बात मैंने इसलिए की कि बहुत सारे आज भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कम से कम 10 शब्द हिंदी के गए हैं इस नई वाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो ऐसी सूरत हाल में तुम अपनी भाषा को आगे जाके परिमार्जन चाहोगे कि आप समझोगे नहीं परिमार्जन क्या, सुधार ये भाषा का सुधार चाहोगे या यही भाषा को आगे बढ़ाना चाहोगे। और क्या, ये बहुत जरूरी सवाल, आगे आने वाले सालों में हिंदी का जो गांव से निकल करके आया है, मैट्रिक पास करके जो आगे हिंदुस्तान की 1 करोड़ जनता में शामिल होगा, वो तुम्हें पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? क्या तुम उनके बारे में सोच रहे हो? मुझे जो सबसे ज़्यादा इनिशियल पाठक मिले, जो शुरुआती पाठक जो मिले, उसमें से लगभग 60-70% वो लोग थे जिन्होंने वो हिंदी की पहली किताब पढ़ी थी, है ना, जो अंग्रेजी की किताब पढ़ते थे।
और अंग्रेजी भी पढ़ने वाले, जैसे जो बहुत सारे लोग जो मतलब मुझे तो लगता है जितना भी आप भाषा में पढ़ पाएँ, जितनी अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चों के कान में जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अमेरिका में पूरी न्यूरो साइंस की रिसर्च ही हो रही है कि ज़्यादा भाषाएं जानने से दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो अल्जाइमर कम होता है ऐसे लोगों को। तो जो अब निकल रहा है, जो अब आएगा, तो मुझे अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, जो जिम्मेदारी की तरह मुझे लगता है कि हम लोग असल में एकदम से जो 17-18 साल का लड़का होगा या लड़की होगी तो हम उसको हिंदी किताब नहीं पढ़ पा सकते, है ना। हमारा काम उससे बहुत पहले शुरू होता है। जैसे अभी मेरा बच्चा 9 साल का है और पिछले 2 महीने में उसने एक वो डायरी ऑफ विम्पी किड करके किताब है, 17 पार्ट उसके आ चुके हैं और 2 महीने में वो मतलब से इतना टीवी और स्क्रीन टाइम के बाद भी वो चिपक के उसको पढ़ता रहता है। मैंने भी फिर एक दिन वो किताब पढ़ी और मैं भी उस किताब को पढ़ के मुझे लगा कि अरे कितनी बढ़िया दुनिया इस लड़के ने 9, उसमें भी जो कैरेक्टर है वो भी 9 से 11-12 साल के बीच का है और वो अपनी बात बता रहा है और आप कनेक्ट हो रहे हो, एक अमेरिका में बैठा कोई राइटर है और वो कर ले रहा है आपसे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसका पैरेलल हम ढूंढने जाएं यहाँ पे, तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो काम बहुत बड़ा होगा तो हम वहाँ से फीड करेंगे, जब वहाँ से शुरुआत करेंगे तब हम लोगों का काम थोड़ा और आसान और बड़ा होता जाएगा, है ना। इसीलिए अगर एक चीज़ मुझे लगता है कि जो 1 करोड़ लोग हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ पे मैं मजाक करता था उन लोगों के साथ, जैसे हम लोग बॉम्बे में क्या है, जैसे चाय चढ़ा दी, पानी आपने गैस पे चढ़ा दिया और अब पता चला अदरक नहीं है तो 10 मिनट में आ जाता है। अमेरिका में तो ऐसा होता नहीं, वहाँ तो आप जाके लेते हैं, सब करते हैं करके। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन क्विक कॉमर्स में किताबें बिकने लगेंगी, जिस दिन पहले दिन iPhone 16 Pro Max आया था तो 120 बेचे थे उन्होंने मुंबई में। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन क्विक कॉमर्स में किताबें आ गई उस दिन जो भी हम लोग किताबें हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूट वो उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि लोगों में वो है एपेटाइट। लेकिन कई बार लगता है अरे यार 2 दिन बाद आपको जब हर कुछ मिल जा रहा है 10-15 मिनट पे तो वो बहुत बदलेगा भाषा से ज़्यादा। और अगर आप आज की डेट में, मैम पाठक ऐसा है, इस तरीके के लड़के मेरे को मैसेज करते हैं और लड़कियां मैसेज करते हैं कि जैसे वो हैं किसी 12th में और उनको मन है पढ़ने का या लिखने का, वो इतना ज़्यादा आजकल का पाठक हुआ है कि वो पढ़ेगा ना 15 पेज तो बताएगा फोटो खींच के, सर ये बहुत अच्छा लिखा है, फिर आएगा 35 में भी सर आपने इसको मार्क क्यों दिया, अरे अब मैं आगे बताऊंगा सर। वो एक किताब पढ़ने में आपका पार्ट होगा उसके। जबकि मैं तो बहुत प्यार से उनको बोलता हूँ कि किताब तभी पढ़नी चाहिए किसी लेखक की जब आपने मान चुके हो कि इस दुनिया में नहीं है, ताकि आप डिस्टर्ब न करें उसको जो भी है। लेकिन पाठक ना बहुत वो आपसे सवाल कर रहा है, जैसे मैं इसीलिए अब मैं हर किताब में, अब यार बाबा में आखिरी पन्ने पर देखेंगे तो मैंने पाठक से सवाल पूछ कर दिया, मैं चाहता हूँ वो हिस्सा हो जाए। इब्ने बतूती में मैंने पूछा है लोगों से कि अगर तुम 20 साल के होते और तुम अपनी माँ की शादी करा पाते क्या, इतनी तुम्हारी हिम्मत है? अगर है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कितने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे वो कि अब मेरे पास एक अभी वीडियो है मुसाफिर कैफे, तो बहुत यंगस्टर्स की स्टोरी, लव स्टोरी थी। एक 80 साल की दादी है पटना की, उनका आया, उनकी नातनी ने मेरे को वीडियो कॉल कराया और वीडियो भेजा, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि अब वो जॉइंट फैमिली में थी, सब बच्चे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। उस समय घर में जैसे हम लोग जिस तरीके घरों में बड़े हुए, बच्चों के सामने माँ और बाप को ऐसे हाथ पकड़े भी नहीं देखा है। तो उन्होंने बताया कि जब ये लोग बच्चे लोग नहीं रहते थे तो ये जब गुस्सा हो जाते थे ना तो ये मेरा हाथ पकड़ के बैठते थे दरवाजा बंद करके, कहते अगर नहीं है तो मुझे एक चीज़ याद आती है। तो जब किताब में वो बनारस की घाट पे अपनी उंगली फंसा के बैठे तो हमको वो याद आ गया, है ना। तो बात आप भले इस जनरेशन की लिख रहे हैं, लेकिन वो अगर 80 साल की कोई महिला भी पढ़ के अपने दिनों में पहुंच जा रही तो भाषा से बहुत ऊपर का मसला होगा। वो बहुत अलग चीज़ पे आप जोड़ पा रहे हैं, आपको एक ऐसी चीज़ बता पा रहे हैं जो मैं असल में हमारा काम है क्या कि मैं कोई ऐसा सच बता रहा हूँ जो आपका भी सच था, लेकिन आप फेस नहीं कर रहे थे। जैसे इन सारी किताबों के बीच में सबसे अच्छा एक रिव्यू मेरे को मिला, और मैं एक चीज़ से बस आपको बताऊंगा कि नई वाली हिंदी ने किया क्या हम लोग के जीवन में। मुझे रेखा निगम एक लेखिका जिन्होंने परिणीता लिखी थी, उसकी जो राइटर है, परिणीता फिल्म थी लागा चुनरी में था, तो उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने बोला कि तुमने हिंदी किताबों की हीरोइन को आज़ाद कर दिया, अनअपॉलोजेटिक कर दिया कि वो दबी कुछ नहीं रहेगी। दूसरी एक बात थोड़ा उसमें है कि पृथ्वी थिएटर है मुंबई में, जब आप प्ले देखने जाते हैं, अगर आप मुंबई जाए तो आपको प्ले देखना चाहिए वहाँ पे जो भी प्ले होता है। तो वहाँ पे मैं कभी गया हुआ था, ऐसा रैंडम में बैठा हुआ था, शाम को दोस्त आए, हमने
नॉर्मली कार्ड से पे करते हो, कार्ड से पे किया आपने, और कार्ड जब पे कर दिया तो जो रिसीट आती है कस्टमर कॉपी आई, तो जो वेटर था उसने एकदम से कस्टमर कॉपी जब दे रहा था तो उसने नाम देखा और उसने बोला मुझे कि सर इसी नाम के एक लेखक भी हैं। मुझे ये बहुत बड़ी बात इसलिए लगती है, वो आया था एटिक का स्ट्रगल करने बॉम्बे में, जो कि आप बॉम्बे में रहना आसान नहीं है, तो स्ट्रगल करने आया था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि वो मेरी शक्ल नहीं पहचान पाया। इससे अच्छी बात मुझे इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो जो शब्द उसने पढ़े, क्योंकि जब कोई किताब आपकी पढ़ता है ना तो आपके साथ 6-7 घंटे दिमाग में बिताता है, वो आपसे नहीं मिल रहा है, वो 6-7 घंटे मेरे साथ वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, वो उस इमेज से मिल रहा है और उस इमेज की कोई शक नहीं है। मैं इसीलिए मजाक में बोलता हूँ कि गुलजार साहब को हम सारे लोग फैन हैं उनके, हम गुलजार साहब की कोई भी फोटो आप याद कर लीजिए, पीछे जितना भी जा सकते हैं, आपको शायद ही कोई फोटो ऐसी उनकी याद आएगी जिसमें उनके बाल काले, आपको तो अभी तो 10 ही साल हुए अभी तो बहुत आगे तक करना है, कोशिश मैं कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। तुम्हारी भी छवि जो है वो एक नवीनतम उसमें आई है। मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में हिंदी बेल्ट में तुम्हारी किताबें और भी मशहूर व मारूफ हों और सोशल मीडिया के जरिए ही सही उन गांव वाले बच्चों तक तुम पहुंच पाओ जो निकल करके आए हैं और अब तुम्हारे नए पाठक बने हैं। वो मेरी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये शब्द जो नई हिंदी है उससे परे तुम्हारे कंटेंट के बारे में लोग सोचना शुरू करें और तुम्हारे ये शब्द मैं तुमको दे रही हूँ, गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू, तुम्हारी कहन की ताकत, द स्टोरी टेलिंग, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहन की ताकत तुम्हारी कहानी पर आएगी, उसको तुम आगे लेकर के चलो। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो यहाँ है इनकी किताबें भी वहाँ रखी हैं। अब अपरा ने मुझे सिग्नल दिया, हमको तो बहुत मजा आ रहा है और जगह भी ऐसा शीश महल है, ऐसे ही ख्यालों के शीश महल में ये राजा है मैं रानी, तो कोई बात नहीं, लेकिन जगह खाली करनी होगी। एक छोटा सा उनका कहानी वाला जो एक रोल है वो एक थोड़ा छोटा सा 2-3-4 मिनट का कुछ हो जाए story telling. Just the voice is not too clear. अच्छा ये Yeah, this is better. अब सही है। इतनी देर से आप लोग No, we were giving you some. 5 मिनट का नहीं सर। नहीं वो बहुत पास में रखने में गड़बड़ाने लगती है, तो इसलिए तो मैं फटाफट सुना देता हूँ। तो ये कहानी जैसे क्या होता है, हर जनरेशन जब प्यार कर रही होती है तो उसको ये लग रहा होता है ना कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। ऐसे ही मेरे पिताजी को लगता था ये आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। और मेरे पिताजी जो थे वो इस देश के 99% पिताओं की तरह जो सच्चा प्यार करते थे वो मेरी माँ से नहीं करते थे, वो सच्चा प्यार करते थे मेरी क्लास 2 की टीचर से। मीना नाम था उनका, प्यार से जिनको मीना कुमारी बुलाया करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं फटाफट सुनाता हूँ कि हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मेरे मैथ्स के टेस्ट की कॉपी चेक होने के लिए आई, चेक हो गया तो देखा उसमें से मेरे 19 नंबर मिले हुए 20 में से। दुबे खानदान में 150 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक नंबर किसी का कटा। कॉपी पलटी गई, खोला गया, देखा गया तो पता चला कि टीचर से वो गलती से एक रह गया था, सवाल मैंने सही किया हुआ था। अब वो उनको गुस्सा गया कि क्या आजकल के टीचर है। तो अगले दिन को प्रिया स्कूटर जब हुआ करता था, अभी महिंद्रा की क्या वेटिंग है, प्रिया स्कूटर की वेटिंग देखी हम लोग। तो वो अगले दिन लहराते हुए स्कूल में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो जैसे ही मीना मैडम और वो पहले एक फ्रेम में, जैसे मैं बनाता हूँ जैसे फिल्म में फ्रेम, एक फ्रेम में जैसे आए तो पिताजी तो गुस्से में दमदमाए हुए थे। उस मोमेंट से पहले मैंने लव एट फर्स्ट साइट केवल सुन रखा था, मैं देख कर बात रहा था बोलते हुए। पिताजी का गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे इस देश में डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला गायब हुआ। अब ये हुआ कि उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आपका आना हुआ, तो पिताजी ने बताया कि अरे नहीं मैं तो ऐसे ही गुजर रहा था। तो मैं उनकी पैंट खींच के बोल रहा हूँ, अरे वो कॉपी की तो बात करो यार, वो जो नंबर थे और ये सब। तो कहता नहीं ऐसे ही गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा मीना मैडम ने कि आप कितने अच्छे पेरेंट हैं जो यहाँ पे ऐसे ही आते हैं, कितने पेरेंट्स वैसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक में नहीं आते। तो पिताजी के कान में 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो फिर चलते चलते उन्होंने पिताजी ने वो ये उन्होंने मैडम ने बताया तब, और चलते चलते मैम ने कहा कि देखिए इसकी आप हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए
तो ये बिल्कुल टॉप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने कहा मैं पर्सनली इस पर मेहनत करूंगा। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरे पिताजी जो सुबह लिख देते थे, शाम को वो खुद नहीं पढ़ पाते थे अपना लिखा हुआ। एक ऐसे आदमी को मेरी हैंड राइटिंग पर मेहनत करनी थी। खैर पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला दिन आया और हम लोग पहुंचे स्कूल में, क्लास में, और क्लास में एक बार भी एक बच्चे को बुलाया जाता था, तो हम पहुंचे, वहाँ पे मैं घुसा, तो मीना मैडम ने मुझे बुलाया, मेरे माथे पे यहाँ पे उन्होंने प्यार किया, और मैंने ऐसे पिताजी को देखा कि आप कितनी बैटिंग कर लीजिए, छक्का तो हमें ही मारा। फिर उसके बाद हम लोग जो 90s में बड़े हो रहे थे, वो लोग बहुत समझदार जनरेशन थी। हम लोग को एग्जैक्टली पता था जब दूरदर्शन के बीच में जो ऐड आता है 8:40 पे जो समाचार आता था, वो किस चीज़ का ऐड आता है, या जैसे कोई हीरो किसी हीरोइन के पास अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो हमें पता था आगे फूल आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते। अब आज की जनरेशन है, मेरा बच्चा जब हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो मैं पानी लेने चले जाता हूँ कुछ ऐसा। तो हम लोग समझदार लोग थे, तो हम लोग उसके बाद मैं निकल गया और पिताजी और मैडम आधे घंटे बात करते रहे, और मुझे पूरा विश्वास है अपने पिताजी पे और अपने टीचर पे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई को ही लेके कुछ आगे निकला। करते करते मैं क्लास 3rd में टॉप कर गया, और रिजल्ट वाले दिन ये हुआ कि दुबे जी मैं पार्टी दूंगी। पापा ने कहा नहीं, हम पार्टी देंगे। दिन तय हुआ, दिन जो तय हुआ वो बहुत ही क्रांतिकारी दिन था। उस दिन मम्मी की किट्टी पार्टी होती वाला दिन चुना गया, तो उस दिन ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो हम लोग पहुंचे। मैं प्रिया स्कूटर पर पीछे से आगे आके खड़ा हो गया, मीना मैडम आई मोहल्ले से, वो अपना स्कूटर पर बैठ गई जैसे बैठती थी महिलाएं उस समय, छोटा सा उनके हाथ में बैग था। और जब हम लोग उस मोहल्ले से बाहर निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर। करते कराते हम लोग पहुंचे रेस्टोरेंट पहुंचे, 2 मसाला डोसा, एक सादा डोसा बच्चों के लिए जैसे ऑर्डर होता है हुआ। मीना मैडम ने मुझे फिर से बुलाया पास में, मेरे को यहाँ पे प्यार किया, और उन्होंने जैसे अब आजकल मैं देखता हूँ पर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होने लगे, एक आध वीकेंड घर का सामान आ जाता है, उस समय छोटे होते थे। तो मीना मैडम ने बुलाया, मुझे प्यार किया और एक पर्स से छोटा सा लिफाफा निकाला और पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा भाई साहब शादी में परिवार सहित आना है। पिताजी क्लास 3rd में साल भर मेहनत करने के बाद भी फेल हो चुके थे। मसाला डोसा आके रखा गया, उनको मसाला डोसा गटकने में इतनी दिक्कत हुई कि वो आज तक मसाला डोसा नहीं खाते। शादी के बाद मीना मैडम ने स्कूल आना छोड़ दिया और मेरी पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना छोड़ दिया, और मेरी इसी चक्कर में जो हैंड राइटिंग है वो खराब रह गई और मेरी मैथ्स भी खराब रह गई। और उस दिन जो टेबल पे वो उस घटना से मेरे पिताजी का इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर ही विश्वास उठ गया। अब मैं इस इंतजार में हूँ कि कब मेरा बेटा क्लास 3rd में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊँ। क्या सवाल है जिससे पहले कि इन लोगों के लिए बोले, बेस्ट सेलर कितनी संख्या पे अपने आप को कहते, जब तुम अपनी किस किताब को अपने मन के बहुत करीब मानते हो? वैसे सभी अपने बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि यार पापा से तुम्हारा ज्यादा लगाव बढ़ा है, या ये ताज़ी है इसलिए, या इसमें नई बात है, इसमें नया चलन है? तुम क्या समझते हो? दोनों बातें कि कितने इस संख्या पे पैसे लें और कौन सी किताब तुम्हारे मन के करीब है? तो हम लोग जो पहले करते थे, पहले तो जैसे एक समय पे इंग्लिश में भी जो नंबर था कि वो 5,000 10,000 तो हम लोग करते थे, तो 10,000 कॉपी बिक जाए तो जो मोरलेस जो है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे अभी अमेज़न पे आप क्या होगा कि एकदम से ना 100 लोग मिलकर ऑर्डर कर दीजिए जी जी, तो एक दिन में जो बेस्टसेलर रैंक आपकी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो हम लोग को वो क्या करता है, सब 25 लोगों से ऑर्डर कराता है तो तुरंत वहाँ पे नंबर 1 हो गया। इस कैटेगरी कई सारी सब कैटेगरी होती है किताब की, तो उसमें नंबर 1 करें, लेकिन वो फेक है। अगर आपको देखना है कोई किताब बेस्टसेलर है कि नहीं, अमेज़न पे जाइए उसकी रैंक देख लीजिए, अगर वो 1000 के अंदर है तो इसका मतलब वो ठीक ठाक लिख रही है किताब, बहुत सिंपल किसी, और वो भी किताब आने के कई साल बाद है ना। जो किताब आप पूछ रहे हैं कि जो सबसे दिल के करीब है, वैसे तो नॉर्मली हर किताब जो आप लिख रहे होते जो अगली होती है वो होती, लेकिन जब मुसाफिर कैफे जब कई लोगों ने बताया, मैं जब कहीं नहीं पहुंचा उस समय, आज तक कहीं नहीं, मुझे भी लगा हाँ, लेकिन उसमें एक चीज जो सबसे इमोशनल चीज वो नहीं थी। उसमें एक मेरे को ना एक दिन जोमेटो के डिलीवरी बॉय के लड़के का मेरे को कॉल आया, मतलब उसने फोटो भेजी इंस्टाग्राम पे और भेजी, तो मैंने देखा उसमें लिखा था मुसाफिर कैफे चाय पॉइंट। तो उसने बोला कि सर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है,
कि जैसा किताब में लिखा है मैं वैसा बना पाऊँ, लेकिन मैं एक दिन पैसे इकट्ठा करूँ मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा किताब में लिखा है। मैं वही सोच रहा था कि जैसे ना मैं अपने आप को बहुत अलग कर लेता हूँ ऐसे में, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकते, एक पन्ना नहीं पढ़वा सकते। वो आदमी अपना पूरा जीवन मेरी किताब पे शायद लगा दे, तो वो बहुत बड़ी बात है। भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। मेरा तो रिटायरमेंट प्लान यही था कि जो इसमें ऐसे लोग खोलेंगे और हर मुसाफिर के ऐसे कोई कमरा दे देगा, हमको बता देना। नहीं, लेकिन मुझे ये भी लगा कि तुमने मुसाफिर कैफे के साथ चाय भी लगाई, एक इनकी किताब का नाम चाय है, तो मुझे लगा अगली बार में तो ब्रेकफास्ट आने ही वाला है। मुसाफिर कैफे और चाय, तो ये जो टाइटल्स हैं चाय वाला जो टाइटल, ये जहन में ये इसका बड़ा सही किस्सा है। तो यही ग्वालियर में पीयूष मिश्रा जी, तो मैं उनके साथ ही मैंने फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो 11 रुपए और एक दिन की शराब पे उन्होंने वो फिल्म की थी। तो मैंने जब किताब आप लिखते हो तो आप सोचते हो जो बड़ा आर्टिस्ट आपके हिसाब से उस समय लग रहा है, तो आप उनसे पूछे, तो मैंने 2 ऑप्शन उनको भेजे थे। मैंने कहा सर मिक्स वेज या मसाला चाय, तो उन्होंने कहा मिक्स वेज रख ले है ना, लेकिन मेरे को लगा नहीं ये सही नहीं है। फिर पता नहीं क्यों वो चाय में मुझे लगा कि चाय भी अपने आप में एक तरीके के, जो पहले पेज में उसमें लिखा भी है कि चाय अपने आप में एक तरीके का सोशल नेटवर्क है। चाय का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो पत्ती दूध ये नहीं, वो साथ है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही बातचीत को वो बनाऊं और वो करूं, तो इसलिए बनाने का मेरा एक फिल्टर काटने से प्रधानमंत्री बना सकती कुछ बहुत चलिए, हमारी तरफ से ये बातचीत इस सद्भाव के साथ आपके साथ खत्म होती है कि अगले मुकाम में आप और हम दो आसपास के लेखक फिर मिलेंगे और अच्छी किताब की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ये अगर अपना चाहें तो दो सवाल हो सकते हैं, बट क्विक सवाल हो जाए बिकॉज वी हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट। तो कोई अगर कुछ सवाल, वैसे तो रमा जी ने सभी पूछ लिया है। हाँ जी, कभी आप जो बहुत देर से इशारा देना चाह रही थी रमा जी कि आप शुद्ध हिंदी भाषा में कभी लिख पाएंगे या लिखना चाहते हैं? दोनों नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ, उससे ज्यादा जरूरी बात ये है कि जैसे देशी गीत जो होता है वो हम है ना, जैसा पहले हमारे नानी के टाइम आता था ऐसा तो अब आता नहीं है ना, जैसा हमारे दादाजी के टाइम आता था पहले। तो ये बात जैसे ना एक ये अपने आप में जैसे शुद्ध हिंदी जो है ये कोई शब्द है नहीं सर। शुद्ध हिंदी जैसा इस धरती पे न कभी कुछ एग्जिस्ट करता था न कभी कुछ एग्जिस्ट करेगा। कोई शुद्ध हिंदी होता ही नहीं, ये एक बात ही गलत है ना। अब चूंकि समय हमारे पास कम है तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको समझाता, लेकिन शुद्ध हिंदी जैसे हम लोग को लगता है ना कि पहले बड़ा शुद्ध हिंदी थी। शुद्ध हिंदी जिस दिन शुद्ध होने गई उस दिन वो तालाब हो जाएगी। हिंदी नदी है, इसमें जो आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर दीपेंद्र राणा को, वो जनरल मैनेजर है ITC राजपुताना होटल के, कि वो यहाँ पर आकर हमारी तरफ से रमा जी को, दिव्य जी को मेंटो प्रदान करें। और एक छोटा सा थैंक यू फ्रॉम मिस्टर दीपेंद्र राणा। पहले तो ये कर रहे थे, बट थैंक यू सो मच मैम फॉर लिसनिंग। मैं पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे स्पीच पता नहीं, मुझे बहुत हिंदी में ऐसी कठिनाई होती है और ऊपर से आप लोगों के सामने से हिंदी बोलूँगा तो मेरे साथ बोल सकते नहीं, बट यू वेरी राइटली सेड सर, यू नो देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच यू सेड कि यू नो हिंदी कभी शुद्ध नहीं होती है और कोशिश कायम रहेगी। एंड आई एम श्योर बाय द टाइम आई लीव जयपुर मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी रहेगी। थैंक यू। मुझे भी आनी चाहिए तमिल, मुझे भी आनी चाहिए तेलुगु, मुझे भी आनी चाहिए बंगाली, सभी भाषाएं आनी चाहिए। That note, ma'am, for the love of ITC, I keep repeating. This is a 30-year-old hotel. 32 साल हो गए हैं, but we are the greenest hotel. And whenever you do a function with us, you know, there's no harm to the environment. And you know, our hotels are all over India. And thank you so much for this thought, ma'am. कि ना सब एक साथ ही हम बढ़ सकते हैं आगे. Diversity is our strength. And thank you so much, sir, for spending time. And thank you, ma'am, for having this lovely evening with us. Thank you so much. मेंटो भी होते हैं, वो इंटर स्टेट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट।
So a small little token for Ramaji. Huge round of applause. मैं आपके लिए बाकायदा वो देती हूँ, हक पहनाइए। Thank you so much. Thank you so much. दिव्य प्रकाश दुबे जी, थैंक यू सो वेरी मच। और कल एक बहुत ही बढ़िया इनका एक सेशन होने वाला है जवाहर कला केंद्र में। प्लीज वॉच आउट, उनसे और डिटेल्स आप ले सकते हैं। आप लोग अपनी किताब यार पापा की कॉपी लेकर जरूर उनसे साइन। प्रकाश दुबे जी, कलम एक छोटा सा प्रयास, अनूठा प्रयास, प्रभा खेतान फाउंडेशन का हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने मैं के तो लिए। अभी कहूँगी थैंक यू जयपुर।